नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस सेट की कड़ी में आपका स्वागत है। 44 नंबर तक क्वेश्चन डिटेल में हम लोग अगला सेशन में कर चुके थे। इस सेशन में हम लोग 45 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 62 साल तक। 15वें संविधान संशोधन जब हुआ था 1963 में, तो इसमें यह प्रावधान किया गया था कि अब जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, उनके न्यायाधीशों के रिटायरमेंट का एज होगा, जो 60 था अब 62 होगा। वही सुप्रीम कोर्ट में अभी भी रिटायरमेंट का एज न्यायाधीशों का वो है 65 साल। हाईकोर्ट के बारे में अनुच्छेद 214 में कहा गया है। संविधान में अनुच्छेद 214 में हाईकोर्ट के बारे में चर्चा है। इसमें कहा गया है कि सभी राज्यों में एक एक हाईकोर्ट होगी और इसी के तहत पटना में 1916 में पटना हाईकोर्ट की स्थापना किया गया था। इसका वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं के विनोद चंद्रन। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा है अनुच्छेद 124 में। मतलब देखिए, 214 हो गया उच्च न्यायालय और 124 हो गया उच्चतम न्यायालय। मतलब एक इधर से इधर बस आ गया है, दो बीच में आ गया है। इसी से याद करिएगा, ट्रिकी टाइप के। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की जाए तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था गणतंत्र दिवस जो मनाया गया था सबसे प्रथम, उसके 2 दिन के बाद, मतलब कि 28 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट चलते हम लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? तो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को अनुच्छेद 167 में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट, भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के पश्चात परंत ही राज्यपाल अपने पद पे बने रहते हैं, लेकिन सामान्यतः यह 5 वर्ष का होता है। लेकिन अगर एग्जाम में दे दे कि राज्यपाल के कार्यकाल कितना रहता है, तो ये इसमें कोई निश्चित कार्यकाल इसका नहीं रहता है और ये राष्ट्रपति के पश्चात परंत ही पद पे बने रहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निवारक निरोधी अधिनियम नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विदेशी मुद्रा विनिमय। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिशत संदर्भित है। तो अनुच्छेद कह रहा है 24, तो अनुच्छेद 24 कह रहा है, तो अनुच्छेद 24 मतलब हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार है, मतलब मौलिक अधिकार। तो इसी के अंतर्गत आए गए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। तो इसमें प्रावधान है कि कल कारखानों में या कोई भी खतरनाक काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। यही इसमें प्रावधान है अनुच्छेद 24 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31B के अनुसार कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। चूँकि अनुच्छेद 31B है, तो ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो यह प्राप्त किया जाता है सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 52 नंबर, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न घनत्व। क्योंकि बादल के बूंदे होती हैं जो छोटे छोटे होते हैं, और छोटे छोटे तो इनका घनत्व कम होगा, इसके कारण ये हल्का होगा, और हल्का होगा तो ये आकाश में तैरेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। शब्द इंसुलेशन मतलब आपतन का अर्थ क्या है? तो आपतन का अर्थ है विकिरण। मतलब सूर्य है जो इंसुलेशन के कारण ही इसका जो लाइट है जो अर्थ पे आ पाता है। नेक्स्ट, 54 नंबर क्वेश्चन,
54 नंबर, निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? देखो सही आंसर हो जाएगा डायलिसिस। डायलिसिस के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। नेक्स्ट, वायुमंडल का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन तथा धनायनों से संयोजित होता है क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, आयन मंडल। आज ये आयन मंडल होता है जो समताप मंडल और मध्य मंडल दोनों का सम्मिलित रूप होता है। अब आयन मंडल जान रहे हैं आयन मंडल के बारे में, अब लोग डिटेल अगला सेशन में हम लोग चर्चा कर चुके हैं इसका। नेक्स्ट, यदि बर्फ पर जल को 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा जाए तो क्या परिवर्तन होगा? तो इसमें तो ऐसा कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर सी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोनों को नियंत्रण करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथैलेमस। क्योंकि हाइपोथैलेमस है ना, यही जो है तापमान हो गया, मतलब टेम्परेचर, तापमान, भूख हो गया, प्यास, थकावट, निद्रा, हृदय गति, इस सब को नियंत्रित करता है यही हाइपोथैलेमस। अच्छा, ये क्या करता है भाई? थाइमस जो है ये क्या करता है कि ये हो तो सबसे पहले होता क्या है, तो ये छाती के पास में होता है, और छाती के पास में होता है बहुत छोटा सा ग्रंथि होता है थाइमस ग्रंथि, और यही थाइमस ग्रंथि यही टी सेल यही निकालता है, और टी सेल निकाल के और WBC को ये बल प्रदान करता है। WBC वाइट ब्लड जो सेल्स होते हैं इनको शक्ति प्रदान करता है, और यही ट्रेनिंग भी देता है, प्रशिक्षण के काम थाइमस ग्रंथि का ही है, WBC का, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बनाए रखता है। अच्छा, थायराइड ग्रंथि, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। थायराइड ग्रंथि होता है एक गर्दन मतलब गला के सामने होता है, और इसका आकार होता है जो तितली के समान होता है। जो थायराइड ग्रंथि का आकार है जो तितली के समान होता है, तितली के आकार के समान होता है। और सबसे बड़ा अगर अंतःस्रावी ग्रंथि की बात किया जाए, ग्रंथि 2 प्रकार के, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी, तो अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ा यही होता है। इसका वजन होता है लगभग 25 ग्राम से लेके 30 ग्राम तक इसका वजन होता है, और ये 2 हार्मोन भी स्रावित करता है, T3 और T4 स्रावित करता है। कौन? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि T3 और T4 हार्मोन भी स्रावित करता है। अच्छा, सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, और इसका वजन होता है 25 से 30 ग्राम। अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में भी थोड़ा जान ही लेते हैं। तो अधिवृक्क ग्रंथि यहाँ पे, तो अधिवृक्क जो ग्रंथि होती है, जो पाचन क्रिया होती है वो निम्न हो जाएगा, मतलब कि बहुत मंद हो जाएगा, भूख नहीं लगेगा, रक्तचाप गिर जाएगा, इस सब अधिवृक्क ग्रंथि को प्रभावित होने से होता है। अधिवृक्क ग्रंथि प्रभावित होगा तो पाचन क्रिया काफ़ी मंद हो जाएगा, भूख भी नहीं लगेगा, और रक्तचाप काफ़ी इसमें गिर जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो जन्म के बाद कोशिका विभाजन तंत्रिका में नहीं होता है। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है अग्न्याशय। अग्न्याशय की एक विशेषता भी है कि ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि इसमें पाया जाता है। अग्न्याशय में अंतःस्रावी ग्रंथि पाया जाता है और बाह्यस्रावी ग्रंथि पाया जाता है, इसका बहुत ही प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति को किस रोग से ग्रसित होने की संभावना रहती है? तो डाउन सिंड्रोम से जो पीड़ित व्यक्ति है उसे यहाँ पे मिल गया आंसर इसका, उसे अल्जाइमर रोग से ग्रसित होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अल्जाइमर रोग से जो डाउन सिंड्रोम होता है ना, जैसे मान लीजिए कि अच्छा मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ा, तो 23 जोड़ा होता है, जो उसमें जो 21वां जोड़ा होता है, 21वां
यही जोड़ा होता है जो इसको प्रभावित करता है। 21वां जोड़ा ही प्रभावित अगर हो जाता है तो अल्जाइमर रोग फैलने का खतरा रहता है। इसमें क्या होता है ना कि इसको एक और नाम भी है, पागलपन रोग। इसमें क्या हो जाता है कि स्मरण शक्ति खत्म के लगभग हो जाता है, इसलिए इसको पागल रोग भी बोला जाता है, अल्जाइमर को। नेक्स्ट, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। वर्ष 1920 में प्रारंभ किया गया असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया गया? तो ये तो चौरी चौरा जो कांड हो गया था ना, इसी कारण वापस ले लिया गया। चौरी चौरा है कहाँ पे? तो चौरी चौरा है यूपी के गोरखपुर के पास, गोरखपुर में। यूपी के गोरखपुर जो है यहीं पे है चौरी चौरा। और यहाँ पे क्या हुआ था कि 5 फरवरी के दिन 5 फरवरी को क्या हुआ था कि काफ़ी सारे संख्या में भीड़ इकट्ठा होके और थाना पे हमला कर दिया था। और 22 की संख्या में पुलिस इसमें जिंदा जल गए थे। हमला करके पूरा थाना को आग लगा दिया गया था, 22 की संख्या में जिंदा जल गए थे। और 5 फरवरी को यह घटना हुआ और तुरंत 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा वापस ले लिया गया। नेक्स्ट, गंगा के मैदान को एक डॉट के रूप में वर्णित किया गया है। तो गंगा को मैदान को तो जियो संकलन के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी किए थे। कहाँ किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किए थे 1906 में। टॉलस्टॉय फॉर्म के भी स्थापना किए थे वहीं दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में 2 प्रमुख जो समाचार पत्र भी ये निकालते थे, एक नवजीवन और एक इंडियन ओपिनियन। ये सारा चीज़ होता था कहाँ पे? सारा क्रियाएं होती थी साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट, कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो इसमें क्या हो गया था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग तो इसमें मिल गए थे और नरम दल और गरम दल भी इसमें मिल गया था। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर ली गई थी, उसके बाद सब दोनों एक हो गए थे। और इसमें नरम दल और गरम दल भी एक हो गए थे। गरम दल में आप लोग को पता है कि लाल, बाल और पाल गरम दल में आते हैं। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन क्या प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था अगस्त 1942 में। अगर इसमें डेट पूछे तो 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। महात्मा गांधी इसी आंदोलन में करो या मरो का भी नारा दिए थे, डू एंड डाई। भारत छोड़ो आंदोलन में ही नारा दिए थे डू एंड डाई का महात्मा गांधी। नेक्स्ट, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो जनरल डायर का नाम जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हम लोग चलेंगे ऑप्शन के अनुसार जलियांवाला बाग से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें हुआ क्या था कि 13 अप्रैल 1919 की घटना है। 13 अप्रैल 1919 की घटना है। यहाँ पे क्या हुआ था कि डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू ये दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा चल रही थी। तो जनरल डायर यहाँ पे गोली चलवा दिया निहत्थे पे और बहुत सारा संख्या में इंडियन लोग मारे गए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी का झील है? तो मीठे पानी की झील ये बुला झील हो गया जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया?
तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे मोहम्मद इकबाल, लेकिन इसका प्रयोग कौन किए थे? तब भगत सिंह। भगत सिंह अपने साथियों के साथ इसका प्रयोग किए थे, लेकिन ये नारा कौन लिखे थे? तो मोहम्मद इकबाल लिखे थे। अच्छा, और सुभाष चंद्र बोस जो हैं, सुभाष चंद्र बोस कुछ नारा दिए थे, यहाँ पे हम लोग जान जाते हैं, जैसे जय हिंद, जय हिंद, दिल्ली चलो, और तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ये सब सुभाष चंद्र बोस नारा दिए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? सबसे कम घनत्व है शनि का। शनि का घनत्व है मात्र 5.5। इतना घनत्व कम है कि अगर इसे पानी में, अगर समुद्र में, अगर इसको बहुत बड़ा समुद्र है उसमें डुबाया जाए तो शनि ग्रह डूब जाएगा, क्योंकि इतना कम घनत्व है इसका शनि ग्रह का। ऐसे आकार में बात किया जाए तो आकार में बृहस्पति के बाद दूसरा नंबर पे आता है शनि ग्रह। नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम लोग 71। निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? तो द्वितीयक प्रदूषक इसमें हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड द्वितीयक नहीं है, क्योंकि प्राइमरी है। सल्फर डाइऑक्साइड प्राइमरी प्रदूषक है, इसलिए आंसर ये हो जाएगा 72। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए सही है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल नहीं, ये गलत है। ये भी हाथी है, पेरियार में भी, ये भी हाथी के लिए ही प्रसिद्ध है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, केरल वाला। मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर, सही है। नेक्स्ट, सूची को 1 और 2 में मिलान करना है, हम लोग मिलान करेंगे। तो खनिज समाप्त होने योग्य है, एक का हो जाएगा 3। सौर ऊर्जा आज समाप्त होने वाला योग, मतलब बी का 4 हो जाएगा। सौर गैस, बायोगैस हो जाएगा, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में जाएगा ये। और 1 अपरोहन से वर्षा। चलिए, ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4 दोनों में मिल रहा है। अच्छा, आगे देखते हैं। सी का 2 और डी का 1, सी का 2 और डी का 1, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। तो पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कब? जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी बढ़ जाता है तब, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा जैसे मीथेन इसे लिखते हैं, CH4 लिख देते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, N2O लिख देते हैं। अच्छा, और खुद ही कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जे। ये तीनों मिल के ऊष्मा को सोख लेती है, और ऊष्मा को सोख लेने से इसमें क्या हो जाता है कि इसका टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है, और उसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? तो प्रदूषण संकेतक पौधा इसमें हो जाएगा ये लाइकेन। मतलब जहाँ अगर लाइकेन देखिएगा तो समझ जाइएगा कि वहाँ एयर पॉल्यूशन है, वहाँ बहुत ही कम या न के बराबर है, और लाइकेन इसका सूचक है। और लाइकेन जो होता है, जो शैवाल और कवक, ये दोनों के बीच का ये होता है लाइकेन। जैसे ऐसे समझिए, कवक और शैवाल। ये जो कवक है जो परपोषी होता है, और शैवाल है जो स्वपोषी होता है। कवक खाना खुद न बनाता है, ये चीज़ें ला के देता है किसको? तो शैवाल को। और शैवाल जो स्वपोषी होती है, ये खाना खुद बनाती है, और इसमें दोनों का काम चल जाता है, कवक के भी और शैवाल के भी। इसीलिए दोनों का सहअस्तित्व को बोलते हैं लाइकेन। नेक्स्ट,
निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तब पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए कौन सा सर्वोत्तम है? नेक्स्ट, सूची 1 एवं 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हम लोग सही उत्तर का इसमें चयन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है दाचीगम। तो दाचीगम को मिलाएंगे हम लोग जम्मू कश्मीर में। पापीकोंडा चल जाएगा आंध्र प्रदेश में। सरिस्का तो राजस्थान में, बांदीपुर कर्नाटक में। एकादू बी का एक, ये तो ऑप्शन बी में हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डी, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। पारिस्थितिकी जो शब्द है ना, जो सबसे पहले जो शब्द है जैव विविधता सबसे पहले दिए थे विल्सन जी। E.O. विल्सन का पूरा नाम है, E.O. विल्सन। यही सबसे पहले शब्द दिए थे जैव विविधता, मतलब बायोडाइवर्सिटी। 1986 की बात है, जहाँ एक स्थान पे बहुत सारा भिन्न भिन्न प्रकार के प्रजाति के जीव जंतु, पेड़ पौधे, छोटा कीड़ा मकोड़ा, ये सब एक जगह पे रहते हो, वही जगह जैव विविधता कहलाता है, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित इसमें कौन है? तो इसमें सही सुमेलित हो जाएगा पर्वत, ये नहीं होगा, जैविक ये नहीं होगा, हरे पौधे, हाँ इसमें देखो ऑप्शन नंबर सी, हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र, इसमें सही आंसर ये होगा। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से, मतलब पेड़ पौधा के संरक्षण इसमें हुआ था। और किनके द्वारा हुआ था? तो सुंदरलाल बहुगुणा और एक और थी गौरा देवी। सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी के द्वारा क्या हुआ था कि 1973 में यूपी के चमोली जिला, यहीं पे क्या हुआ था, अभी तत्कालीन था यूपी, अभी है यह उत्तराखंड। तो यहाँ क्या हुआ था कि पेड़ काटा जा रहा था, तो ये दोनों मिल के सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी और ये आंदोलन का नेतृत्व किए थे और इस पर अपना विजय भी प्राप्त किए थे। और इसीलिए 1987 में सम्यक जीविका पुरस्कार भी ये आंदोलन को मिला था। सम्यक जीविका पुरस्कार मिला था 1987 में किस आंदोलन को? तो चिपको आंदोलन को। नेक्स्ट, 81 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। तो 81 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो जैव विविधता के क्षेत्र हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट है जो जैव विविधता के क्षेत्र में काफ़ी संतृप्त है। ये 82 में जाते हैं हम लोग। तो 82 कहता है कि जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण आवासीय विनाश हो जाएगा, इसका सही आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? मेगा डाइवर्स मतलब काफ़ी एकदम भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ डाइवर्सिटी यहाँ पे मिलती है ऑस्ट्रेलिया में। जैसे पृथ्वी पर जितना भी तरह का प्रजाति है लगभग यहाँ सभी मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया में जितना भी प्रकार के प्रजाति है सभी लगभग यहाँ मौजूद है। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है। तो गिद्धों का कमी का सबसे बड़ा कारण यहाँ पे माना गया है इसी को जानवरों को दर्द निवारक दवा देना। जो दर्द निवारक दवा दिया गया था वो सबसे बड़ा कारण इसको माना जाता है। जैसे यहाँ मान लीजिए कि जो गिद्ध है, गिद्ध का यहाँ 9 तरह के प्रजाति पाई जाती थी। अभी छीट-फूट है लेकिन लगभग यहाँ विलुप्त हो चुका है। तो 9 तरह के प्रजाति इंडिया में पाया जाता था गिद्ध के। और अभी तो इसे घोर संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। गिद्धों को घोर संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। अच्छा, ये अब दवा कौन सा दवा होता था भाई? कौन सा दवा होता था जिस कारण इनकी मृत्यु होता था? तो पशु था ना, जब पशु को जब जोड़ों में दर्द होता था तो जोड़ों में दर्द के लिए एक दवा दिया जाता था, डाइक्लो, इसको लिख देते हैं हम लोग,
डाइक्लोफेनिक उनका नाम था, डाइक्लोफेनिक ये दवा का नाम है। तो यही डाइक्लोफेनिक है, यही दवा दिया जाता था। और ये दवा खाया हुआ अगर जो पशु मर जाता था तो गिद्ध जब उसे खाते थे मरा हुआ पशु को, तो गिद्ध के गुर्दा बंद हो जाता था और गुर्दा बंद हो जाने से गिद्ध की मृत्यु हो जाती थी। इसलिए वो अब विलुप्त की श्रेणी में, अति विलुप्त की श्रेणी में रखा गया है गिद्ध को। ऐसे बचाना बहुत ही ज़रूरी है। सिगरेट के धुएं में मुख्य घटक बताइए। तो सिगरेट के धुओं का यहाँ पे सबसे मुख्य घटक हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। नेक्स्ट, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है पश्चिम बंगाल में। आर्सेनिक, जो आर्सेनिक होता है इसी के कारण ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है आर्सेनिक के कारण। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2011 से 2012। 88 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो निम्न में से कौन से कथन सही है, ध्यान से हम लोग देखेंगे। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है। हाँ, ये तो सही है, यहाँ पे पहले ही आंसर हम लोग को मिल गया। 89 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है। जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है कौन। तो लवणता की बात आ गया तो हेलोक्लाइन में जाएंगे हम लोग। हेलोक्लाइन, जैसे ये हेलोक्लाइन है यही जल लवणता प्रवणता को दर्शाएगा। ठीक है, सभी के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर ही लेते हैं यहाँ पे। जैसे थर्मोक्लोन है, थर्मोक्लाइन, ये थर्मोक्लाइन है, इस समुद्री ताप प्रवणता को ही दर्शाएगा। समुद्री ताप प्रवणता को दर्शाएगा थर्मोक्लाइन। अच्छा, पाइक्नोक्लाइन क्या करेगा। तो पाइक्नोक्लाइन घनत्व प्रवणता ये दिखाएगा पाइक्नोक्लाइन। केमोक्लाइन क्या करेगा। तो केमोक्लाइन जल में कितना रसायन मिला हुआ है। कहीं पे समुद्र में जल का रिसाव कभी कभी हो जाता है जहाज वगैरह से, तो वहाँ पे नापा ये हेमोक्लाइन का ही प्रयोग किया जाता है जल में कितना रसायन है इसको मापने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, सेशन यहीं तक। नमस्कार।